हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये करंट अफेयर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट कई सारे टॉपिक है, जैसे जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर के नए सीईओ कौन बन गए हैं। ये है महाशय, ये कौन है, इनके बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। भारतीय मूल के हैं, आईटी बॉम्बे से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था और धीरे धीरे आज ट्विटर के सीईओ बन गए हैं मात्र 37 ईयर की उम्र में। संसद ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पास कर दिया है। तो ये कौन सा विधेयक था जिससे 3 कानून खारिज हो गए। राज्यसभा ने एक इतिहास रचा है कि पिछले सत्र में किए गए दुर्व्यवहार को लेकर सांसदों को सस्पेंड किया गया। तो कितने सस्पेंड हुए हैं और ये इतिहास क्यों है, ऐसा पहली बार क्यों हुआ है, क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश ने गोल्डन जुबली समारोह के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो क्या हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, 50वीं सालगिरह मनाई जा रही है इस नाम के, अरुणाचल प्रदेश नाम रखने की, इसके बारे में बात करेंगे। किस विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के विधेयक को पास किया है। ग्रीन टैक्स एक राज्य में शुरू है और फिर धीरे धीरे पूरे देश में होगा, तो इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर पुराने वाहन हैं तो 4,000 से लेकर 20,000 रुपये तक हर साल टैक्स देना पड़ सकता है, ग्रीन टैक्स। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है NMPI, तो उसमें देश भर में कितने गरीब हैं, कितने परसेंट अलग अलग राज्यों में जिलेवार, तो उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो अलग अलग राज्यों के बारे में बात करेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा गरीब हैं और किस में सबसे कम गरीब हैं, और ये कैसे कैसे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। पहली रिपोर्ट है इस तरह की, RBI ने प्राइवेट बैंकों के लिए जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी की अनुमति को बढ़ा दिया है, 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो ये सब कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डिटेल में जानना चाहिए, एग्जामिनेशन में अक्सर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। और दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दो तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, जैक डोर्सी के इस्तीफे के बाद ट्विटर के नए सीईओ कौन बन गए हैं जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी भारतीय मूल के हैं। आंसर होगा पराग अग्रवाल। ओके, पराग अग्रवाल। न्यूज़ आप देख रहे हैं, जैक डोर्सी ने इस्तीफा दे दिया है अचानक कल, यानी 29 नवंबर को। उनकी जगह कंपनी के CTO यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल, यानी 37 ईयर के हैं मात्र, इनको नया CEO बनाया गया है। तो कौन है पराग अग्रवाल, जैसे द हिंदू ने भी डिटेल में बताया, तो आपको बताता हूँ, एक वीडियो भी दिखाता हूँ। ये है पराग अग्रवाल। इन्होंने IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हुई है। इंडिया में ही जन्म हुआ था। इसके बाद वो चले गए थे अमेरिका, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट किया। और उसके बाद जब वहाँ पढ़ रहे थे उसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट, याहू और कई कंपनियों में इन्होंने इंटर्नशिप की। पराग अग्रवाल अक्टूबर 2011 में ये ट्विटर में के साथ जुड़ गए, वहाँ काम किया। और इससे पहले वो CTO के पद पर थे। वैसे 2017 से काम शुरू कर दिया था इन्होंने CTO के तौर पर, लेकिन 2018 में औपचारिक रूप से इनको नियुक्ति दी गई थी CTO के पद पर। ओके, तो अब इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। ट्विटर पर ट्वीट्स की अहमियत तक को, यानी जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काफ़ी काम किया इन्होंने, इसकी सराहना हुई। और इनका खास योगदान भी रहा है कि ट्विटर को किस तरीके से निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जाए। ओके, तो ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने ट्वीट के जरिए इस्तीफे देने की बात बताई और कहा कि अब ये अगले CEO हो गए हैं। जैक डोर्सी कहते हैं कि पिछले 10 सालों में पराग अग्रवाल ने काफ़ी बेहतर काम किया। तो अब बात कर लेते हैं कि जैक डोर्सी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। देखिए, वो एक फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी स्क्वायर के भी CEO हैं। स्क्वायर की स्थापना उन्होंने ही की थी इन्होंने, और लेकिन कुछ बड़े जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि एक साथ 2 कंपनियों का CEO के तौर पर कैसे काम कर पाएंगे, फिर दोनों कंपनियों को कैसे चला पाएंगे। तो सवाल होने के बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, हम ट्विटर के CEO पद से इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन बोर्ड में ये बने रहेंगे, CEO के डायरेक्टर बोर्ड में। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ओके, ट्विटर की स्थापना इन्होंने की थी अपने दोस्तों के साथ, 3 साथियों के साथ। कब? 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को में। ओके,
और आपको बता दूं कि जो टॉप कंपनियां हैं इंटरनेट की या टेक्नोलॉजी की, उनमें जो सीईओ हैं वो बहुत सारे इंडियंस हैं। तो उनकी लिस्ट भी आपको बता दूं, जैसे कौन कौन। गूगल के सीईओ कौन? सुंदर पिचाई। गूगल क्या कहें, अल्फ़ाबेट कहिए अब, इसके भी ऊपर के। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नेडाल। आईबीएम के सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, भारतीय मूल के हैं सब। एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। और ट्विटर के सीईओ बन गए हैं पराग अग्रवाल। तो इन सब ने दुनिया में नाम किया है, एक तरह से इंडिया का भी, भारतीय मूल के हैं। मुझे लगता है इस मुद्दे पर पूरी बात समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लाइक बटन जरूर दबाना, शेयर कर दो तमाम मित्रों को, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर करें, और बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद के दोनों सदनों ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक 29 नवंबर 2021 को पारित कर दिया। तो इस विधेयक का क्या नाम, क्या कहेंगे इस विधेयक से? इसका आंसर होगा कृषि कानून निरसन विधेयक 2021। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? द फार्म लॉ रिपील बिल 2021। संसद में इस विधेयक को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया, पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में, बिना बहस के, विदाउट अ डिबेट ये बिल पास हो गया। विपक्षी सांसद चाहते थे कि इस बिल पर डिबेट हो, बातचीत हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सांसद ने हंगामा भी किया। तब लोकसभा के स्पीकर ने कहा, ओम बिरला ने, कि चर्चा की अनुमति तभी दी जाएगी जब सदन ठीक से चलेगा। लेकिन डिबेट नहीं हुआ, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, और उसका काफ़ी विरोध भी किया विपक्षी सांसदों ने। और आपको बता दूं कि इससे पहले यानी 2020 में जब 3 कानून, कृषि कानून बने थे, उस समय भी लोकसभा और राज्यसभा में बिना बहस के ही सरकार ने इस तीनों बिल को पास करा लिया था। और अब खारिज करने की बात जो हुई है वो भी बिना बहस की हुई है। तो कौन कौन से 3 कानून है, ये बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सरकार को एक तरह से 1 साल के संकट के बाद, मतलब आंदोलन के बाद किसानों के झुकना पड़ा है। और ऐसा मामला किसी भी सरकार के लिए बहुत ही पेचीदा मामला होता है, या ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। तो कौन कौन से कानून हैं तीनों, एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम, ओके, इंग्लिश में कहेंगे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, ओके। दूसरा कौन सा है कानून? तो मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020, इंग्लिश में कहेंगे इसे फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मा सर्विसेज एक्ट 2020। तीसरा जो कानून है वो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम है, इंग्लिश में कहेंगे इसे द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, ओके। तो इन तीनों कानूनों को खारिज कर दिया गया है अब, और ये किसानों की जीत है। देखिए 2020 में तीनों कानूनों को लागू किया गया था, उसके बाद से किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। देश भर में अलग अलग जगहों पर भी आंदोलन चल रहा था। तो 26 नवंबर 2021 को इस आंदोलन का 1 साल पूरा हुआ और सरकार झुकी। तो संसद का सत्र चल रहा है इस वक्त, और ये 29 नवंबर से शुरू हुआ है, 23 दिसंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के इतिहास में सब पहली बार हुआ है। क्वेश्चन होगा, राज्यसभा के इतिहास में पहली बार पिछले सत्र यानी मानसून सत्र में किए गए दुर्व्यवहार के लिए शीतकालीन सत्र यानी अभी इस वक्त कितने सांसदों को सस्पेंड किया गया है? आंसर होगा 12। इतने सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। द हिंदू ने ये लिखा भी है कि ऐसा पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम मेंबर्स ऑफ राज्य सभा हैव बीन सस्पेंडेड फॉर मिसकंडक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस सेशन। मतलब इससे पहले के सेशन में मिसकंडक्ट हुआ था, उसके लिए दुर्व्यवहार हुआ था, उसके लिए इस सेशन में यानी इस सत्र में सांसदों को निलंबित किया गया। मतलब कि सांसद पहले भी निलंबित होते थे, लेकिन केवल उसी सत्र के लिए होते थे, या उसी सत्र के दौरान अगर हंगामा हो रहा है तो सस्पेंड किए जाते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी पहले के हंगामे को लेकर, पुराने सत्र के मामले को लेकर अब सस्पेंड किया जा रहा है।
और ये अनाउंस किसने किया? तो राज्यसभा के सभापति हरिवंश ने ये अनाउंस किया, निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। और ये सांसद पूरे शीतकालीन सत्र जो है उस अवधि के लिए निलंबित रहेंगे। तो कौन कौन से एक बार फटाफट देख लेते हैं। लिस्ट मेरे बगल में आप देख रहे हैं। कांग्रेस के हैं फूलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस से डोला सेन और शांता छेत्री। शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई। सीपीएम से एलाराम करीम और सीपीआई से बिनोय विश्वम। तो ये सब सस्पेंड किए गए हैं पूरे सत्र के लिए। इंपॉर्टेंट बात है, दरअसल जो मानसून सत्र हुआ था, इससे पहले वाला जो सत्र हुआ था, उस दौरान सांसदों ने पेगासस स्पाइसवेयर और 3 जो विवादित कृषि कानून थे जिसको खारिज किया गया है, उसको लेकर काफ़ी हंगामा किया था और कहा था कि इसको ख़त्म किया जाए इन कानूनों को। ओके, और पेगासस पर कार्रवाई की जाए सरकार के द्वारा। तो उस दौरान संसद में विपक्षी महिला और पुरुष सांसदों ने मार्शल से खींचातानी की थी, दुर्व्यवहार किया था, ऐसा आरोप लगाया। तो इसी के मद्देनजर राज्यसभा के जो सभापति हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने इन सांसदों को निलंबित कर दिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से नवंबर तक का टोटल करंट अफेयर्स पीडीएफ अवेलेबल है। एमसीक्यू है, साथ में पूरा डिटेल भी है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो चाहे यूपीएससी हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, सब एग्जामिनेशन में काम आएगा। और एक बार लेने के बाद दिसंबर तक अपडेट फ्री मिलता है, तो देखना जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के नामाकरण के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उसके लिए किस एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर होगा संजय दत्त। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और विधानसभा के अध्यक्ष हैं पासंग सोना दोरजी। तो उन्होंने इसकी घोषणा की है। और इसके अलावा फिल्म निर्माता राहुल मित्रा को भी ब्रांड सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अनाउंसमेंट के पहले संजय दत्त और राहुल मित्रा 29 नवंबर को यानी कल ही वहाँ पहुँचे अरुणाचल प्रदेश में। ओके, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इस सेलिब्रेशन के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है उसका नामकरण हुआ। अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है मैप में? तो ये रहा यहाँ पर। ठीक है, दरअसल हुआ कि आज़ादी के बाद संवैधानिक रूप से यह अरुणाचल प्रदेश असम का एक भाग हुआ करता था। लेकिन सामरिक महत्व को देखते हुए और चीन से जो युद्ध हुआ था उसको भी देखते हुए 1965 में यहाँ के प्रशासन की देखभाल विदेश मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा कहते थे इसे। लेकिन 20 जनवरी 1972 को ये तारीख है जब भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ। नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। बाद में इसको राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो अब 50 साल होने वाले हैं जनवरी में, तो उसी का सेलिब्रेशन होना है। ओके, अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स, ये पूरे 7 सिस्टर्स स्टेट हैं, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश एक बहुत महत्व रखता है, पूर्वोत्तर राज्य है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू और गवर्नर बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीति आयोग ने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की जिला स्तर पर गरीबी मापने के लिए पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। तो इसके अनुसार सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन है, या फिर कहें किस राज्य में सबसे ज्यादा गरीब है? आंसर होगा बिहार। ओके, बिहार में 50% से भी ज्यादा। ये जो सर्वे है इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेशनल मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स। ओके, NMPI। तो आपको बता दूं, दिखा देता हूं, ये रिपोर्ट है और ये न्यूज है। ओके, तो ये पहली बार रिपोर्ट आई है और इम्पॉर्टेंट है। अगर पूरे देश की बात करेंगे तो इस देश के 25% आबादी वो गरीब है। तो ये जो रिपोर्ट है वो एक इंडेक्स है और उसको अलग अलग पैमाने पे बनाया गया है, जैसे कि प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है, शिक्षा और जीवन स्तर कैसा है, पोषण की स्थिति कैसी है, पेयजल की स्थिति कैसी है, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते हैं कि नहीं। तो टोटल 12 जो पैरामीटर संकेतक हैं उसके आधार पर इसको बनाया गया है।
तो अब देख लेते हैं कौन कौन से राज्य की क्या स्थिति है। तो ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं और बिहार का देखिए आप, यहाँ पर 51.91% ये गरीब हैं लोग यहाँ के। सेकंड, अगर सबसे ज़्यादा गरीब की बात होगी तो वो सेकंड पोजीशन पे है झारखंड, यहाँ के 42.16% लोग गरीब हैं। तीसरे स्थान आता है उत्तर प्रदेश का, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो यहाँ पर 37.79% गरीब हैं। यानी देश का अगर सबसे ज़्यादा गरीबी में देखेंगे तो तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। फिर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 36.65% गरीब है। उसके बाद स्थान आता है मेघालय का, फिर असम, फिर छत्तीसगढ़, उसका राजस्थान, उड़ीसा, नागालैंड, ये सब है। ओके, ये सब परसेंटेज के बारे में डिटेल मैंने पीडीएफ में दे दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि सबसे कम गरीबी वाले कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे कम गरीबी है। तो नीचे से चलना होगा। सबसे कम गरीबी केरल में, यहाँ पर 0.71%, मतलब 1% से भी कम है यहाँ पर गरीबी, वहाँ की जो टोटल आबादी है उसमें। उसके बाद स्थान है गोवा का, वहाँ पर 3.76% गरीब है। फिर सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, इन सब का स्थान आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और आपको बता दूं कि केरल में कोट्टयम में ही एक जिला है ऐसा देश का जहाँ पर इंडेक्स के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी की रिकॉर्ड किया गया है। केरल का कौन सा है जिला? कोट्टयम। तो वहाँ पर गरीबी है ही नहीं, ऐसा कहा गया है। तो नीति आयोग की ये रिपोर्ट है और उसी का ये ग्राफिक्स है। जो रेड कलर में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीबी है, और धीरे धीरे जो कलर हल्का होता गया है वहाँ उससे कम गरीबी है, और डार्क ग्रीन जो है उसमें सबसे कम गरीबी है। नीति आयोग, उसकी भी बात कर लें। स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है? अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी होते हैं, प्रधानमंत्री। वाइस चेयरपर्सन कौन है, यानी उपाध्यक्ष तो राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पास किया है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश ने ये विधेयक पास किया है। क्या है इसमें? तो आपको बता दूं कि बाइक और ऑटो रिक्शा को छोड़ के बाकी सभी पुराने जो वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। राज्य विधानसभा ने 24 नवंबर को इस विधेयक को पास कर दिया है और गवर्नर के सिग्नेचर के साथ ही ये कानून लागू हो जाएगा। तो टैक्स स्लैब वहाँ पर आ गए हैं, जैसे कि अगर किसी के पास 7 से 10 वर्ष पुराना ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उस पर 4,000 रुपये प्रति वर्ष का हर साल ग्रीन टैक्स लगेगा, उसको देना पड़ेगा। अगर वाहन 10 से 12 साल पुराना है तो उसको 5,000 रुपये हर साल उसको टैक्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ग्रीन टैक्स के नाम पर। अगर 12 साल से ज़्यादा पुराना है वाहन तो 6,000 रुपये प्रति वर्ष ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। और ये कानून क्यों लागू हुआ, ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई? तो दरअसल केंद्र सरकार ने राज्यों से पुराने वाहनों के मालिकों पर ग्रीन टैक्स लगाने का सुझाव दिया था। सरकार की तरफ से ये कहा गया है, केंद्र सरकार की तरफ से, कि ग्रीन टैक्स वसूलने का मकसद है प्रदूषण से निपटना। अलग अलग राज्यों में प्रदूषण का स्तर अलग अलग है, तो इस हिसाब से ग्रीन टैक्स की वसूली होगी और राज्यों को इसका फ़ायदा दिया जाएगा, ताकि अगर लोग नई कार खरीदना चाहते हैं और पॉल्यूशन फ्री कार खरीदना चाहते हैं तो वहाँ जाएं। पुराने वाहनों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो और पॉल्यूशन की समस्या भी काफ़ी कम हो। ओके, तो आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर होगा विवेक जौहरी। विवेक जौहरी को बनाया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। सीबीआईसी इंग्लिश में क्या कहते हैं डिटेल में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। विवेक जौहरी जो है वो 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस के,
और उन्होंने किसकी जगह ली है? तो अजित कुमार की जगह ली है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये। सीबीआईसी का क्या काम है? तो भारत में जो सीमा शुल्क है, जीएसटी है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, नारकोटिक्स को लेकर जो प्रशासन के लिए जिम्मेदारी है, तो उसकी एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी ने अपनी 73वीं वर्षगांठ कब मनाई है? आंसर होगा 28 नवंबर। 28 नवंबर को ये मनाया गया है। एनसीसी दिवस हर साल नवंबर महीने के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो 2021 में ये 28 नवंबर को मनाया गया। नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेजों के स्टूडेंट के लिए ये है संगठन। स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948 को। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन यानी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? आंसर होगा हर्षवंती बिष्ट। ओके, फोटोग्राफ आप देख रहे हैं। 62 ईयर के हैं, उत्तराखंड के पौड़ी जिले की रहने वाली है और पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनको अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है, ये भारत सरकार का एक एजेंसी, भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो माउंटेनियरिंग को लेकर जो भी गतिविधि है उसके लिए। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई ने प्राइवेट बैंकों के प्रवर्तकों यानी प्रमोटर्स के लिए हिस्सेदारी की अनुमति 15% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? आंसर होगा 26%। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 26% कर दिया है। देखिए, आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप बनाई थी और उसकी सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। प्रमोटर कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो किसी कंपनी को प्रमोट करते हैं, वो सबसे पहले आकर लेके आते हैं। ओके, तो पहले ये था कि 15% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए थी, फिर वो हिस्सेदारी दूसरों को बांटनी पड़ती थी, ओके, पब्लिक में। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कर दिया है 26%। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, खासतौर पर जो बैंकिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। तो आरबीआई की बात कर लें, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आप सबसे अनुरोध है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने तमाम मित्रों को, ताकि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सबको पहुंच सके। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।